हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम वंस अगेन ऑन बायोलॉजी वन शॉट। मैं आप लोगों की बायोलॉजी वाली मैम अमृता आप लोगों का इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। क्लास 10th के बच्चे लाइफ प्रोसेस चैप्टर में रेस्पिरेशन पोर्शन को हम लोग कवर अप कर चुके हैं एंड आई रियली होप कि सारे बच्चों ने जाकर एक बार तो एनसीईआरटी की रीडिंग लगा ली होगी ताकि आप लोगों का रिविजन हो जाए एंड जो भी हमने पढ़ा है क्या वो आप लोगों को समझ में आया है या नहीं ये आप लोग समझ पाए। नाउ इन टुडेज क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद अनदर लाइफ प्रोसेस जिसका नाम होता है ट्रांसपोर्टेशन। अभी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत क्या है ये बात तो हम लोगों ने वेरी फर्स्ट क्लास में ही समझ ली थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी खाना हम लोग खाते हैं न्यूट्रिशन, उस न्यूट्रिशन को हमें हमारे सारे के सारे सेल्स ऑफ डिफरेंट टिश्यूज डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाना पड़ता है एंड ये खाने को पहुंचाने का काम कौन करेगा? हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हमारा सर्क्यूलेटरी सिस्टम। ठीक है। अच्छा बच्चों, सिर्फ खाना ही नहीं पहुंचाना होता है। एज वी हैव सीन इन द रेस्पिरेशन टॉपिक, हमें ऑक्सीजन भी पहुंचानी होती है एंड आपको याद होगा कि उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी हमारी ब्लड में प्रेजेंट आरबीसीज नाम के सेल के अंदर का हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन ही हेल्प कर रहा था ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एज वेल एज CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में भी थोड़ी हेल्प करता है। ब्लड का प्लाज्मा भी CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में मेजर हेल्प प्रोवाइड करता है, थोड़ी बहुत O2 के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है, राइट। फिर आप मुझे बताओ यार, अपने पास में ब्रेन प्रेजेंट है, अपने पास में इतने सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट है, तो ये सारे के सारे ग्लैंड्स जो हार्मोन्स बनाते होंगे वो हार्मोन्स कहीं ना कहीं सेल्स तक पहुंचाने, टिश्यूज तक पहुंचाने होते हैं और इसके लिए भी कौन हेल्प करेगा? आपका वन एंड ओनली सर्कुलेटरी सिस्टम। सो इट इज लाइक वी हैव अ प्रिविलेज दैट वी आर बीन प्रोवाइडेड विद अ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अपन एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों, ठीक है, हम लोग एडवांस्ड एनिमल्स हैं। अच्छा, अभी ट्रांसपोर्टेशन, बेसिक बात हम समझते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन आर वन इन द सेम थिंग, दोनों ही एक ही बात है। ठीक है, तो कोई आपसे पूछता है ट्रांसपोर्टेशन या कोई आपसे बोलता है सर्कुलेशन, दोनों ही बातें एक ही बात है। ठीक है, आई होप कि बोर्ड पे लिखा हुआ विजिबल है, अगर नहीं तो अपन डार्क स्लाइड्स पे लिखेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो हम अपनी जब बात करते हैं तो कितनी कॉम्प्लेक्स बॉडी है यार हमारी। मैं बोलूंगी मेरे फिंगर और टोज, पैर में जो सबसे नीचे नीचे प्रेजेंट है, हार्ट जो कि हमारे थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, यहां से ब्लड को वहां भेजना है, यहां से ब्लड को यहां भेजना है, यहां से ब्लड को हाथों में भेजना है। इतने एक्सट्रीम लोकेटेड डिस्टेंट ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई करना है। हार्ट नाम का स्ट्रक्चर इसीलिए हमारे पास प्रेजेंट है जो कि ब्लड को पंप करता है। ठीक है, जैसे कि आपके घर में जो पानी की टंकी होती है वहां पर पानी चढ़ाने के लिए क्या आप लोगों को मोटर का इस्तेमाल करना पड़ता है? डेफिनेटली, बिकॉज वाटर का अपना फ्लो तो होता है, अपनी खुद की काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पर अगेंस्ट द ग्रेविटी नहीं चढ़ पाता। ठीक है, और अगर चढ़ भी रहा है कहीं पर अगेंस्ट द ग्रेविटी तो उसका प्रॉपर प्रेशर मेंटेनेंस पॉसिबल नहीं है। हमारी बॉडी के सारे सेल्स नाराज हो जा सकते हैं, गुस्सा हो जाएंगे कि अरे मेरे तक तो तूने ब्लड सप्लाई ठीक से भेजा नहीं, देख इस ऑर्गन तक तो पहुंच रहा है प्रॉपरली। तो हम ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं। Our all the cells are equal, we can say. In our body, we can say all the cells have equal privilege. They are performing some or the other function for us. None of them is lesser important. None of them is more important. ठीक है? तो इसीलिए the heart should play, we can say, a fair role in pumping the blood throughout the body. Each and every cell should get the supply of blood, should get the supply of nutrients, should get the supply of oxygen. ठीक है, तो बच्चों ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन की अपन बात कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम को देखते हैं। इसको देखने के पहले आपके एनसीईआरटी ने क्लास 10th में एक एक्टिविटी दे रखी है, तो उस एक्टिविटी को अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये एक्टिविटी दिख रही है, इसके सारे पॉइंट्स को वन बाय वन में आप लोगों को समझाती हूँ। ठीक है, तो हम इसके बारे में आंसर्स भी दिखेंगे फिर। हाँ, अच्छा अब देखो इधर से, तो visit a health center in your locality and find out what is the normal range of hemoglobin content in human beings. Is this the same for children and adult? Is there any
डिफरेंस इन द हीमोग्लोबिन लेवल्स फॉर मेन एंड वुमेन पूछ रहे हैं, नियरेस्ट हेल्थ केयर सेंटर पे चले जाओ, ठीक है। मुझे 100% यकीन है कि क्लास 10th के 99% बच्चे नहीं जाते हैं ये चेक करने के लिए, लेकिन जो एक्टिविटीज आपको दी होती है ना बच्चों, ये आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इनहांस करने के लिए भी दी होती है। आप इनिशिएटिव ले, आप जाएं, आप रियली पता करके आए। आप बोलेंगे अरे गूगल पे तो मिल जाएगा डेटा, बट येस गूगल विल नॉट मेक यू सोशल, राइट? सो गूगल विल नॉट मेक यू सोशल इन पब्लिक, yes? So if you want to become social in public, you should go, you should investigate, ठीक है? You should be very creative, you should ask questions, your communication will also be enhanced, ठीक है? तो ये एक्टिविटीज जब कोई बोलता है एनसीईआरटी वाला कि यहाँ जाओ और ऐसे विजिट करो, तो जरूर करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ताकि तुम्हारा कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस सब कुछ बिल्डअप होता है, ओके? अच्छा, अभी प्रश्न का आंसर जानते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आपके हेल्थ केयर सेंटर पे आप कभी गए हैं, नहीं गए तो जाना और वहां पर पता करना कि क्या ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा ह्यूमन बींग्स में, मेल, फीमेल और बच्चों में अलग अलग होती है या सेम होती है, ठीक है? अलग अलग होती है तो क्यों, सेम होती है तो क्यों, हमें इसका आंसर जानना है। अभी अपन जानते हैं, तो पहले अपन सिर्फ इतने ही पोर्शन का आंसर जानते हैं, फिर हम इसके नेक्स्ट वाले पोर्शन पे आ जाएंगे। सो देखो, जब मैं किसी नियरेस्ट हेल्थ केयर सेंटर पे जाऊंगी तो इट विल बी टोटली वेरिएबल थिंग कि मैं कहाँ रहती हूँ, मेरी कम्युनिटी की हेल्थ कैसी है, उसके हिसाब से ही मुझे डेटा मिलेगा। बच्चों मान लो कि मैं किसी ऐसी कंट्री में रहती हूँ जहाँ पर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, लोग भाग मैल नरिश्ड हैं, ठीक से खाना नहीं मिलता, ठीक है, या हो सकता है कि उन्हें न्यूट्रिटिव वैल्यूज ही पता नहीं है, तो वहां पर जो डेटा मेरे पास में आएगा वो डिफरेंट होगा। इंडिया में भी अलग अलग स्टेट्स में डेटा वेरिएबल होगा, सिटी से सिटी में भी ये डेटा वेरिएबल होगा, ठीक है। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि कभी भी आपको एग्जैक्टली सेम हीमोग्लोबिन अमाउंट सारे मेल्स में प्रेजेंट है इस पृथ्वी पे, अर्थ पे, वी कैन नॉट से लाइक दैट, या फिर सारे के सारे फीमेल्स में सेम अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट, no, we cannot say like that. It will be variable from person to person, from house to house, from individual to individual, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये बात समझिए कि it will be variable data, however the generalized data we can observe is going to be like this. So adult male, ठीक है, adult male, what does it mean? They are actually asking for like we can say 20 or something male, 20 plus, ठीक है, not elderly. एल्डरली मत सोचना कि अडल्ट मेल में अपन ने 80 साल के अंकल जी का भी ले लिया, ऐसे नहीं, हाँ 80 तक जाएंगे तो एल्डरली बोल देंगे। 20s to 30s विल बी अडल्ट ह्यूमन मेल। अडल्ट ह्यूमन मेल में जो रेफरेंस रेंज हीमोग्लोबिन की आप जनरली ऑब्जर्व करेंगे वो 14 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड आएगी। इट इज इफ दे आर नॉर्मल, अगर वो डिजीज है, अगर कोई को एनीमिया है, एनीमिक मेल है, तो उसका जो डेटा है वो कम आने वाला है, ठीक है। तो आपको देख के मालूम पड़ जाएगा, आप उसका वैल्यू देख के बोलोगे क्या आपको बहुत टायर्डनेस रहती है, तो वो बोलेगा हाँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि नींद आ रही है, तो वो बोलेगा हाँ। क्यों ऐसा? क्योंकि हीमोग्लोबिन जब कम है तो हमारे मेजर बॉडी के ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई प्रॉपरली पहुंचने नहीं वाला, तो पर्सन दिन भर टायर्ड फील करता है, ठीक है। तो ये जनरलाइज रेंज है। अडल्ट फीमेल की बात करें तो 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस होती है अडल्ट फीमेल्स में, ठीक है। बच्चों पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड बोल रहे हैं, हमारी बॉडी में कितना ब्लड होता है जानते हैं? 5 से 5.5 लीटर। तो आप सोच लो, अंदाजा लगा लो कि आपकी बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है। सो हीमोग्लोबिन ही मेजरली प्रेजेंट है आरबीसीज में। आरबीसीज हमारी बॉडी के ऐसे सेल्स होते हैं बच्चों जिसको अपन रेड ब्लड सेल बोलते हैं, जिन्होंने ना अपना न्यूक्लियस भी लूज कर दिया होता है। मतलब वो इतने ज्यादा डेडिकेटेड है हीमोग्लोबिन को लेने के लिए कि उन्होंने अपना न्यूक्लियस भी लूज कर दिया है। उसमें सिर्फ हीमोग्लोबिन ही हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन ही हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ताकि ढेर सारा ऑक्सीजन को वो कैरी कर पाए, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन इतना बड़ा प्रोटीन नहीं होगा, इतना मैंने बताया सिर्फ दिखाने के लिए कि हीमोग्लोबिन ही हीमोग्लोबिन है, बाकी कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं रखता आरबीसी, ओके। अब आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आया कि मैम
फीमेल्स में 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर और मेल्स में 14 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर। मैम ये भेदभाव क्यों, ये डिफरेंस क्यों, क्या हमारी बॉडी के डिजाइन डिफरेंट है? तो मैं बोलूंगी यस ऑफ कोर्स, मेल्स हैव द हार्मोन कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन while females have the hormone called as estrogen and progesterone। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, जो कि मेल सेक्स हार्मोन है बच्चों, इसके कारण से मेल्स के बॉडी में मस्कुलर ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलती है, ज्यादा डेवलपमेंट ऑफ मसल्स होता है। ऑन द वेरी अदर हैंड फीमेल्स की बॉडी में मस्कुलर ग्रोथ इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। इनफैक्ट अडल्ट फीमेल्स में फैट का डिपोजिशन देखने को मिल सकता है, which is a very normal thing, ठीक है। Since their body is designed in a particular manner कि वो अपने अंदर एक और ऑर्गेनिज्म को रख सके और उसको न्यूट्रिशन भी दे सके और उसको एक हम बोलेंगे हेल्दी यंग वन बना के बाहर निकाल सके बॉडी से, ठीक है, इन देयर प्रेगनेंसी पीरियड ऑफ टाइम। So females and males have different body designs, therefore their hemoglobin content will be different, ठीक है। जब ज्यादा मसल्स होती हैं बच्चों बॉडी में, तब ब्लड सप्लाई ज्यादा पहुंचाना पड़ता है मसल्स तक, अदरवाइज मसल्स एनाएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करना चालू कर देती है। आप लोगों को पढ़ाया था मैंने रेस्पिरेशन में। तो इसीलिए क्योंकि मेल्स में मसल्स ज्यादा बनती है, उनके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, और फीमेल्स की बॉडी में कंपैरेटिवली हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम इसलिए होता है क्योंकि उनकी बॉडी में उतना मस्कुलेचर नहीं रहता है, क्योंकि उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उसकी अबंडेंस देखने नहीं मिलती, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन्स देखने मिलते हैं, ठीक है। छोटे बच्चे 6 साल से 12 साल के हैं तो जनरलाइज बात, अबे मेल फीमेल नहीं बोलेंगे ना अपन। छोटे बच्चे अगर 6 साल से 12 साल के हैं जिनकी प्यूबर्टी नहीं आई है, एक जनरल रेंज 11 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर। 6 महीने से 6 साल के बच्चे 10 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर। 2 से 6 महीने के बच्चे 10 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। 1 से 2 महीने के बच्चे 11 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर, और न्यूबॉर्न बेबीज 17 से 22 ग्राम। बच्चों इतना ज्यादा क्यों? क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबी है वो पहली बार आया है मदर की बॉडी से बाहर एयर के कांटेक्ट में, उसको ब्रीदिंग आनी चाहिए अभी, और उसके बॉडी के सब सेल्स को ये आदत थी अभी तक तो कि मम्मी से मिल रहा है अच्छा ऑक्सीजन, मजे करो, ठीक है, खुद ब्रीद इन करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जैसे बॉडी से बाहर आता है, मदर के वोम से बाहर, बेबी क्या बोलेगा, अरे सांस लेनी पड़ रही है अब तो, ठीक है, तो क्या हो गया, उसको O2 लेनी पड़ेगी, और इसलिए उसके आरबीसीज को अचानक से पहली बार के लिए O2 लेनी पड़ेगी, तो वो थोड़े से ज्यादा हीमोग्लोबिन कैरी करते हैं ताकि बेहतर तरीके से O2 का सप्लाई पूरी बॉडी में पहुंचा सके, ठीक है। अच्छा, मदर की बॉडी में भी जब तक था ना, न्यू बॉर्न बेबी मतलब बर्थ के पहले की बात करें, फीटल लाइफ में मदर की बॉडी में था जब तक, तब उसकी लड़ाई मदर के ऑक्सीजन के साथ थी, क्योंकि मदर जो ब्रीद इन कर रही है वो O2 उसके भी पास में आ रही है, तो वो क्या करता है, लड़ता था मदर से इनसाइड ही, और O2 ज्यादा मांगता है मदर से, तो मदर भी फीटस को ज्यादा O2 देती है, अपने पास कम रखती है। तो ये चीजें समझो बच्चों कि हीमोग्लोबिन जो है उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के प्रति होती है, और हीमोग्लोबिन जितना ज्यादा होता है बॉडी में उतना ज्यादा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है किसी भी इंडिविजुअल की, ठीक है। तो ये डेटा आपको मिला। अच्छा, अब देखते हैं, हमसे एनसीईआरटी पूछती है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं पहले तो, फिर इसको पढ़ेंगे। विजिट अ वेटरनरी क्लिनिक इन योर लोकेलिटी, ठीक है। तो आपकी लोकेलिटी में अगर कोई वेटरनरी क्लिनिक है तो आप जाके वहां विजिट करिए। फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन एन एनिमल लाइक द बफेलो और काउ। काउ या बफेलो में क्या नॉर्मल रेंज है हीमोग्लोबिन का, हमें अगर ये चेक करना है तो इज दिस कंटेंट डिफरेंट इन calves, मेल एंड फीमेल एनिमल्स? Definitely it will be, right? Because we know that the body designs will be variable and therefore the hemoglobin content will also be variable. Compare the difference seen in male and female human beings and animals. How would the difference if any be explained? ठीक है, अब मैंने आप लोगों के लिए इस एक्टिविटी को थोड़ा सा इजी कर दिया है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी मैंने इसमें पोर्शन छोड़ा है। मैंने जनरलाइज बता दिया कि काउज में 10 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड होता है हीमोग्लोबिन, बफेलोज में 12.5 से 14.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर होता है हीमोग्लोबिन, और डॉग में 8 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है।
तो अब आप इसमें मेल एंड फीमेल का सेपरेट डेटा खुद कलेक्ट करने वाले हैं एज ए असाइनमेंट, और अपने नोट्स में इसको भी इनकॉर्पोरेट कर लेना। तो हम देख सकते हैं कि काउज में, बफेलोज में, डॉग्स में, स्पीशीज टू स्पीशीज, ह्यूमन में, कैट में, सभी ऑर्गेनिजम्स में हीमोग्लोबिन का मात्रा जो है या कंटेंट जो है इट विल बी वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, द मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, द बॉडी शेप्स, एवरीथिंग विल बी टेकन इनटू काउंट फॉर हीमोग्लोबिन कंटेंट। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये बात हमारी खत्म होती है, एक्टिविटी खत्म होती है। अब आते हैं अपन ह्यूमन रिस्पेक्टिव बात करते हैं वापस से। तो ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स क्या क्या है, हमसे ये पूछे कोई तो मैं क्या बताऊं, क्या क्या पार्ट्स हैं बताऊं। तो हम बोल सकते हैं हमारे पास में मेजरली तो 3 पार्ट्स होते हैं। पहले होता है हार्ट, ठीक है, हार्ट के अलावा होता है नेक्स्ट इट विल बी ब्लड वेसल्स एंड देन नेक्स्ट होता है ब्लड, राइट। तो हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड होता है, और ब्लड के अलावा हमारे पास एक और फ्लूइड होता है लिम्फ। ये सब हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट है। हार्ट जो है ना बच्चों, ये एक पंपिंग ऑर्गन है। ये पंपिंग ऑर्गन ब्लड जो कि एक हमारा फ्लूइड है, वी कैन से फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ये एक प्रकार का। हार्ट ब्लड को पंप करेगा ब्लड वेसल्स में। तो ये क्या है, द वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर, इनका डायमीटर जो है वो अलग अलग है। वेरिंग की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है शायद मैंने, वेरिंग डायमीटर, ठीक है, जो कि ब्लड को लेकर घूमती हैं, कैरिंग ब्लड। ओके है ना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड एंड लिम्फ है। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड वेसल्स वो वेसल्स हैं जो कि वेरिंग डायमीटर की होती हैं और ब्लड को कैरी करती हैं, और ब्लड और लिम्फ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हैं हमारी बॉडी में। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ फर्स्ट थिंग द हार्ट विच इज पंपिंग ऑर्गन वी कैन से, एंड हार्ट के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं। देखो, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, ठीक है, ओके। अब मैं अगर आपसे ये पूछती हूँ बच्चों कि हार्ट जो हमारा पंपिंग ऑर्गन है, पहली बात तो तुम लोग मुझे ये बताओ कि उसकी लोकेशन क्या है हमारी बॉडी में, वो कहाँ पर प्रेजेंट है, वेयर इट इज लोकेटेड। So can I say that heart is located inside the thoracic cavity in between the lungs, resting on the diaphragm, since we have seen this already in the respiration portion. तो हमें माइंड में रिकॉल हो जाता है। तो हार्ट का लोकेशन क्या है, अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम बोलेंगे लोकेशन, अपन इसको थोड़ा मॉडिफाई करके पढ़ रहे बच्चों, छोटे छोटे सेगमेंट्स करके पढ़ेंगे। पूरा हार्ट बाय द एंड ऑफ द क्लास आपको 101% समझ में आ गया होगा, ये मेरी गारंटी है। मैं जब भी कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक पढ़ाती हूँ तो मैं उसकी गारंटी लेती हूँ कि बाय द एंड ऑफ द क्लास मेरे सारे स्टूडेंट्स को वो सारा पोर्शन समझ में आ गया हो जो मैंने आप लोगों को आज की क्लास में पढ़ाया, ठीक है। जो क्लास 10th के बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, वापस आते हैं बच्चों, आप लोग कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके रखते हो, वहां जाके पढ़ते हो। I am an ex-Akash faculty, ex-Unacademy faculty and a dedicated faculty from 8 years, holding an experience of 8 years. Also, I am IITian also. I have done MTech in Pharmaceutical Engineering from IIT BHU. I can guarantee you all, मैंने इतने सालों में बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स को MBBS तक पहुंचाया है, बहुत सारे NSE JS एस्पिरेंट्स को NSE JS एग्जाम तक पहुंचाया, बहुत सारे NTSE एस्पिरेंट्स को NTSE एग्जाम तक पहुंचाया, ठीक है, उनको क्लियर करवाया है विद अ वेरी गुड स्कोर, वेरी गुड रैंक। सो आई एम 101% श्योर जब आप मेरे से पढ़ेंगे तो आपको बाय द एंड ऑफ द क्लास सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे।
ठीक है, तो आप इसमें रेगुलरली पढ़ो ताकि आपका बेनिफिट ये हो कि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आती हो। हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे, हम लोग हर चीज करेंगे, बट आई वांट you all to be dedicatedly attending all my classes if you are in class 9th 10th 11th and 12th, since all the biology data will be available on this particular channel. ठीक है, तो लोकेशन देखते हैं। तो लोकेशन क्या है हार्ट की? लोकेशन में इट इज लोकेटेड इन, कहां पर लोकेटेड है? तो हम बोलेंगे इन थोरैसिक कैविटी। और थोरैसिक कैविटी में भी कहां पर है? तो हम बोलेंगे in between the lungs, in between the lungs। ठीक है बच्चों, लंग्स के बीच में जो स्पेस होती है ना, दो लंग्स के बीच में स्पेस, उसको हम लोग बोलते हैं मीडियास्टिनम स्पेस। तो हमारा हार्ट जो है वो लंग्स के बीच के मीडियास्टिनम स्पेस में लोकेटेड है। ठीक है, in the mediastinum space in between the two lungs in thoracic cavity heart is located। ठीक है, इट रेस्ट्स ऑन डायफ्राम, ये डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करता है। ठीक है, और ऐसा बोलते हैं कि हार्ट है मान लो, तो अपन इमेजिन करते, तो ऐसे जनरलाइज इमेजिनेशन देखो। ठीक है, तो ऐसे बनाते हैं ना अपन डायग्राम, अप्रोक्सीमेटली ऐसा शेप बनता है हार्ट का। तो ऐसा है कि ये वाला पोर्शन जो है ये ऊपर है और ये नीचे है, तो लोगों को लगता है कि ऊपरी हिस्से को हम बोलेंगे एपिक्स और नीचे को बोलेंगे बेस, ऐसे लगता है, पर हार्ट के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, जो पॉइंटेड हिस्सा है बच्चों उसको हम लोग बोलेंगे एपिक्स, और जो नैरो हिस्सा है उसको हम, और जो ब्रॉड हिस्सा है उसको हम बोलेंगे बेस। तो ये है हार्ट का एपिक्स, नीचे वाला हिस्सा, और ये है हार्ट का बेस। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि हार्ट का डायग्राम कभी भी ऐसे नहीं बनता, नेवर, इट विल ऑलवेज बी turned or we can say twisted towards left, right? तो हार्ट के जो लोकेशन है वो हमारे लेफ्ट लंग की तरफ झुका हुआ है। हमारे पास दो लंग्स है, राइट लंग और लेफ्ट लंग, तो हमारा जो हार्ट है वो हमारे लेफ्ट लंग की तरफ ट्विस्टेड या टिल्टेड है, वी कैन से स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स दी लेफ्ट। ठीक है, सो हार्ट इसलिए अपन बोलते हैं, कई बार लोग बोलते हैं आपका हार्ट लेफ्ट पोर्शन ऑफ बॉडी में, पर ऐसा है नहीं, हार्ट सेंटर में होता है, लेकिन केवल हल्का सा वो जो है हार्ट हमारा टिल्टेड होता है टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, तो इसके अंदर ही अपन एक दो पॉइंट्स और ऐड कर रहे हैं। ओके, वो क्या लिखवा रही हूं देखो, मैं ये सारे पॉइंट्स है ना। हार्ट इज स्लाइटली tilted towards left, क्योंकि since लेफ्ट लंग में इसको रखने के लिए जगह है, इसलिए contains, लेफ्ट लंग contains cardiac notch to accommodate हार्ट को अकोमोडेट करने के लिए हमारे लेफ्ट लंग में एक कार्डियक नॉच होता है। अब आपको ये डायग्राम से समझ में आएगा, देखो ये आपको हार्ट दिख रहा है बच्चों, ये ब्लड वेसल्स दिख रही जाती हुई ना, सर तक जा रही, लंग्स तक जा रही है, ये दोनों लंग्स हैं, ये एक लंग है, ठीक है, और ये दूसरा लंग दिख रहा है हमें, है ना। तो आप क्या देख रहे हो, क्या आपको यहाँ पर एक नॉच दिख रहा है, ये स्पेस दिख रही है, ऐसा डिप्रेशन टाइप का, इस स्पेस को हम बोलते हैं कार्डियक नॉच। और ये कार्डियक नॉच जो है ये लंग्स में है, कौन सा लंग है, ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। बच्चों जब भी अपन किसी और के बॉडी के अंदर ऑर्गन्स को बात करते हैं ना, तो हमारे से ऑपोजिट हमें रखना होता है, क्योंकि हम स्पेसिमेन को सामने देख रहे हैं। तो मेरा जो राइट है वो उस स्पेसिमेन का, क्योंकि वो मेरी तरफ मुड़ा हुआ है, उसका लेफ्ट होगा, मेरा जो लेफ्ट है वो उस स्पेसिमेन का राइट होगा, राइट। तो मेरा राइट तो ये है लेकिन स्पेसिमेन का राइट ये होगा, मेरा लेफ्ट ये है लेकिन स्पेसिमेन का लेफ्ट ये होगा। ये बात आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी जब अपन किसी ऑर्गन्स की स्टडी कर रहे हैं तब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं अपन कि ये लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट जो है ये स्लाइटली टिल्टेड है, देखो हल्का सा। बाकी लोकेशन देखी जाए तो क्या मालूम पड़ रहा है, दोनों लंग्स के सेंटर में ही है, लेकिन टिल्टेड है हल्का सा लेफ्ट में, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं हार्ट इज
slightly tilted towards left because left lung accommodates heart in the cardiac notch. ठीक है, चलो ये समझ आया ह्यूमन हार्ट के बारे में. अब देखो, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि हार्ट इज वेल प्रोटेक्टेड इन द रिब केज, लंग्स के बीच में होता है क्योंकि वो तो काफी प्रोटेक्टेड है. तो साइज देखते हैं अपन. तो देखो, हमारी जो सेकेंड और थर्ड रिब है उसके बीच में हार्ट चालू हो जाता है, ठीक है, और हमारी फिफ्थ रिब तक चलता है, मतलब सेकेंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, इतना पोर्शन हमारे हार्ट का है. तो हार्ट का शेप, हार्ट का साइज मानते हैं फिस्ट शेप का, इतना बड़ा. आप कितने बड़े हैं? जितने बड़े आप हैं, आपकी फिस्ट जो है कितनी बड़ी है, उतना ऑलमोस्ट आपका हार्ट होता है. ऑलमोस्ट, एग्जैक्ट डायमेंशन नहीं है, ऑलमोस्ट, ठीक है. तो फिस्ट शेप का, शेप भी वैसा हो गया ना, देखो ये बेस हो गया और ये एपेक्स हो गया. सो फिस्ट शेप का होता है हार्ट. ओके, सो दिस इज डन. अच्छा, अब इस डायग्राम को देखो तो आपको दिख रहा है हार्ट पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है. अपन इसका सेक्शनल व्यू नहीं देखा, ये हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है. इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको क्या ऐसा दिख रहा है कि हार्ट के ऊपर बहुत सारा फैट है बच्चों, है ना. हार्ट के ऊपर बहुत सारा येलो येलो कलर का फैट जमा हो रहा है. ये फैट क्यों है पता है? हार्ट के आसपास में फैट होना जरूरी है क्योंकि फैट प्रोटेक्ट करता है हार्ट को. तो फैट हमेशा कुशनिंग प्रोवाइड करता है, तो इसलिए हार्ट हमेशा ही फैट इसके आसपास में होगा ताकि उसे प्रोटेक्ट करे. हार्ट हमारा काफी प्रोटेक्टेड है, फैट भी है उसके आसपास में. और भी एक चीज देखेंगे अपन जो भी इसको प्रोटेक्ट करने वाली है, वो क्या है? तो हार्ट जो होता है ना, वो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड पेरिकार्डियम नाम के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है. पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं अपन उसको. ये देखो, तो आपको दिख रहा है ये तो ह्यूमन हार्ट है, और ये जो बाहर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ब्लू ब्लू, ये बेसिकली हार्ट का डबल मेम्ब्रेनल प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसके अंदर आपका हार्ट लोकेटेड है. इसको अपन इमेजिनेशन करें तो कैसा, ये एक बलून की तरह कुशनिंग प्रोवाइड करता है हार्ट की प्रेजेंस में. तो आपका हार्ट प्रेजेंट है एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड पेरिकार्डियम नाम के स्ट्रक्चर में वेल प्रोटेक्टेड तरीके से, ताकि हार्ट को कुशनिंग मिलती रहे. एक बलून में प्रेजेंट हो ऐसा कुशन उसको मिलता है, ठीक है, हार्ट को. ओके, अच्छा, अब हम बात करते हैं हार्ट के वॉल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम लोग. तो लेट्स सी, हार्ट के आउटर मोस्ट लेयर जो है ये, फिर ये दिख रही है, फिर ये दिख रही है, ठीक है. अपन ऐसे समझ नहीं पाएंगे ना, तो हमने क्या किया, इतने पोर्शन को अपन ने ऐसे जूम करके देख लिया पूरा, ठीक है. तो जूम करके देखा तो क्या मालूम पड़ता है यार कि आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एक फाइबरस लेयर है. इसमें क्या है ना, बहुत सारे फाइबर प्रेजेंट है. ऐसे करके देखो, फाइबर 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 फाइबर, बहुत सारे फाइबर है. ये सारे के सारे फाइबर्स के प्रेजेंस के कारण से आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग बोल देते हैं फाइबरस पेरिकार्डियम. देखो वर्ड रूट तोड़ के बताती हूँ. पेरी पोटैटो फ्राइज, लेकिन उसकी बात नहीं हो रही है ना. पेरी का मतलब होता है पेरीफेरी, सराउंडिंग में, पेरीफेरी, ठीक है. पेरीफेरी मतलब सराउंडिंग. पेरिकार्डियम, बेटा कार्डियम वर्ड अपन हमेशा हार्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि हार्ट के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट. हार्ट अटैक, कार्डियक अटैक, है ना. कार्डियक वर्ड इज रिस्पेक्टिव फॉर हार्ट. सो पेरिकार्डियम मतलब पेरीफेरी में है हार्ट के, ऐसी लेयर्स को बात कर रहे हैं अपन पेरिकार्डियम, ठीक है. तो बच्चों देखो, फाइब्रस पेरिकार्डियम आती है एक तो बाहर, फिर इसके बाद में आती कौन सी लेयर है? इसके बाद में आती है हमारे पास में एक पैराइटल पेरिकार्डियम नाम की एक लेयर, ये वाली, ये पैराइटल पेरिकार्डियम है, पतली सी होती है ये, ठीक है. और फिर इसके बाद में आती है अंदर एक विसरल पेरिकार्डियम नाम की लेयर, ये वाली. विसरल वर्ड इस्तेमाल तब करते हैं अपन जब वो हमारे ऑर्गन के बहुत नजदीक हो. विसरल वर्ड इस्तेमाल तब करते हैं जब ऑर्गन के बहुत नजदीक हो, ठीक है. तो विसरल पेरिकार्डियम हमारे हार्ट के एकदम क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी में आ गई ना, इसलिए विसरल बोल देंगे. तो ये विसरल पेरिकार्डियम हो गया. तो क्या देखा, फाइब्रस पेरिकार्डियम, पैराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम के बीच में एक स्पेस है. पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में एक स्पेस है, और इस स्पेस के अंदर वाटर लाइक फ्लूइड प्रेजेंट है बच्चों. इस स्पेस को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, और इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट है इसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है. विसरल पेरिकार्डियम
और पेराइटल पेरिकार्डियम के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, जिसमें कि एक फ्लूइड प्रेजेंट है जो कि वाटरी नेचर का है और कुशनिंग बढ़ा देता है, अत्यधिक कुशनिंग हो गई है ना। तो क्या क्या देखा, आउटर मोस्ट फाइब्रस, देन इनर टू इट पेराइटल, इनर टू इट पेरिकार्डियल कैविटी, इनर टू इट विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम का नाम एक और होता है, इसको बोलते हैं एपिकार्डियम, ठीक है। अच्छा, फिर आती है मस्कुलर लेयर ऑफ हार्ट, मायोकार्डियम, और फिर आती है सिंपल स्क्वामस लेयर ऑफ हार्ट, एंडोकार्डियम। तो इतने सारे लेयर्स के बाद में हमारा ब्लड आता है फाइनली यहाँ पे, हार्ट में ब्लड भरा हुआ है ना अपना, जो पंप हो रहा है वो, ठीक। तो ये पूरे डायग्राम सबको क्लियर है, मैं सब इरेज कर दे रही हूँ, उसका रीजन है हम इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख लेंगे अभी, ठीक है। तो हार्ट इज वेरी वेरी वेल प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर एज वी ऑल कैन सी, राइट। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, हार्ट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, बिकॉज लंग्स के पास में उसको अकोमोडेट करने के लिए कार्डियक नॉच होता है। देन द बेस ऑफ द हार्ट is broad while the apex of the heart is narrow. ठीक है, the base of the heart is called as since it is broad it is called as base and the narrower portion of the heart will be called as apex, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा अभी, हार्ट इज वेल प्रोटेक्टेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड पेरिकार्डियम, ठीक है। इसका पूरा फ्लो चार्ट लिखेंगे अपन अब, ठीक है। तो पेरिकार्डियम के अंदर अपन पूरा फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझते हैं। ये देखो क्या फ्लो चार्ट रहेगा, अपन आउटर टू इनर जाते हैं, ओके, ठीक है। सो आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट आएंगे। तो लेट अस इमेजिन कि हम इनर मोस्ट को इधर लिखते हैं, अगर नहीं हम आउटर से चालू करते हैं तो हमारे लिए बेहतर होगा, आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट जा रहे हैं, ठीक है। सो आउटर मोस्ट विल बी फाइब्रस पेरिकार्डियम। इसके बाद में क्या आती है, फिर आती है हमारे पास में पेराइटल पेरिकार्डियम, ठीक है। फिर क्या आती है, पूरा नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, बहुत गंदा हो जाएगा अदरवाइज इस पर। इसको थोड़ा सा अपन साइज में बड़ा कर सकते हैं। आउटर टू इनर जा रहे हैं, ठीक है। सो आउटर मोस्ट इज फाइब्रस पेरिकार्डियम, देन आता है हमारा पेराइटल पेरिकार्डियम, देन आता है आपका पेरिकार्डियल कैविटी, देन आता है आपका विसरल पेरिकार्डियम, और इसी को अपन और क्या बोलते हैं, हम इसी को बोलते हैं एपिकार्डियम। फिर आता है आपका मायोकार्डियम, और फिर आता है एंडोकार्डियम, और फिर आता है हार्ट के अंदर का ब्लड। ठीक है, अच्छा इसमें अपन ग्रुपिंग करते हैं, तो इतने से इतने पोर्शन को आप क्या बोलते हैं, एक सेकेंड,
अपन इसको ग्रुपिंग नहीं करते हैं तो ही बेहतर रहेगा, लेकिन अपन सिर्फ इतने पोर्शन को देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं वॉल ऑफ हार्ट। ये हार्ट का वॉल है, ठीक है। और ये क्या है अपना पेरिकार्डियम मान लेंगे इसको पूरे को, या आप मत बोलो तो भी चलेगा, इसको कुछ मत बोलो, बस इसको बोल लो जो बोलना है। इसको बोलते हैं वॉल ऑफ हार्ट, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। 11th क्लास के लेवल पे नहीं जाना चाहती मैं, अदरवाइज हम इसके लिए सबके लिए सेपरेट टर्म्स कर लेते, ठीक है। तो ये आउटर टू इनर मूव कर रहे हैं अपन, तो हमारे लिए ऐसा आया सामने, ठीक है। सो दिस विल बी आउटर टू इनर side when we are going to see the heart structure, then this thing will be appearing. Okay, so this is understood, right? Now coming on to the structure of heart. ये है डायग्राम हार्ट का, दिख रहा है सभी लोगों को, ठीक है। अब हार्ट के डायग्राम को समझते हैं, फिर हार्ट के डायग्राम को लिखेंगे। देखो, तो हार्ट में पहले तो अपन बात करते हैं जनरली अपनी बॉडी के रिस्पेक्ट में। तो हमारी बॉडी कंटिन्यूअसली काम कर रही है। मैंने कहा था हम सो भी रहे हैं तो भी हमारी बॉडी काम कर रही है, याद करो। हमें न्यूट्रिशन या कैलोरीज के रिक्वायरमेंट रेस्टिंग स्टेज में भी होती है। हमारी बॉडी रेस्टिंग स्टेज में भी रेस्पायर भी करती है, ट्रांसपोर्टेशन भी करती है, एक्सक्रीशन भी कर रही होती है अंदर अंदर, हमको पता नहीं होता। तो अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरे बॉडी के सेल्स में काम कर रही हूँ कंटिन्यूअसली, मान लो इस समय पे, तो मेरे बॉडी के जो सेल्स हैं क्या वो उनको कंटिन्यूअस डिमांड ऑफ ग्लूकोज एनर्जी होगी? ऑब्वियसली यस। तो ट्रांसपोर्टेशन से ग्लूकोज सारे सेल्स के पास पहुंच रहा होगा और रेस्पिरेशन से ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर करके मेरे सेल्स एटीपी बना रहे होंगे, एनर्जी बना रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, एनर्जी बन रही, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो कंटिन्यूअसली O2 पहुंचाना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने पड़ेंगे, कंटिन्यूअसली काम चलना चाहिए। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कभी रुकता नहीं है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जो कि कंटिन्यूअसली चल रही होती है विदाउट एनी स्टॉप। स्टॉप हो गया तो समझ गए, ठीक है। तो स्टॉप होना नहीं चाहिए इसके लिए। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं हमारे हार्ट के रिस्पेक्ट में, तो मेरी बॉडी में कंटिन्यूअसली ऐसा ब्लड इकट्ठा हो रहा होगा क्या जिसमें कि CO2 ज्यादा है? यस, कार्बन डाइऑक्साइड रिच फाउल वी कैन से air is continuously produced inside my body which is need to be transported to blood, and from the blood it needs to be transported to the lungs so that we need to expel it out by expiration. हमें उसे बाहर करना है एक्सपिरेशन से। On the other hand, the fresh air is continuously required by the working cells. So from alveoli this is going to the blood, from blood it is going to the working tissues continuously, right? तो deoxygenated blood जो है हमारा उसको हटाना और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको पहुंचाना, यही मेन उद्देश्य हो गया हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, राइट? तो ह्यूमन के पास में 4 चेम्बर्ड हार्ट है बच्चों। चारों चेम्बर्स कौन कौन से देखो, ये है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये चारों चेम्बर्स ह्यूमन के पास में प्रेजेंट है। हमारी बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हमारी बॉडी के वेन्स कलेक्ट करती हैं और वो वेन्स इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम ऑफ हार्ट में पोर कर देती लाके, ठीक है। फिर राइट एट्रियम ऑफ हार्ट से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। फिर राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स के पास जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन विथ द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी नेम्ड वेसल। तो ये वेसल का नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। एओर्टा बोलेंगे अपन पहले तो इसको, फिर इसकी 2 ब्रांच होती है उसको आर्टरी बोलते हैं, ठीक। फिर ये लंग्स से वापस रिटर्न में ब्लड आ रहा है। जब लंग्स से वापस रिटर्न में ब्लड आ रहा है तब वो ऑक्सीजन लेके आ रहा होगा, CO2 को दे के आ रहा होगा। तो वो ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम में पहुंचाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ वेसल्स कॉल्ड एज पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। फिर पल्मोनरी वेन्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड जो आया है ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को अब हमें पूरी बॉडी के पास पहुंचाना है। तो विथ द हेल्प ऑफ दिस ब्लड वेसल
विच इज कॉल्ड एज सिस्टमिक एओर्टा, हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई पहुंच जाएगा. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ योर हार्ट. इसको अपन ड्रॉ कर लेते हैं एक बार. थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन ड्रॉ करूंगी, आप लोग अपने नोट्स में भी उतार सकते हैं चाहे तो. ओके, सो डोंट ड्रॉ अलॉन्ग विथ मी, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स, बिकॉज मैं थोड़ा इमेजिन करते करते बनाती हूँ, फिर बीच में गड़बड़ भी कर देती हूँ कई बार, डायग्राम में नहीं. ओके, ठीक है. थोड़ा सिंपल बनाना है क्योंकि छोटे बच्चे हैं इसलिए. So this is the basic ढांचा we have just made it. Now कलर चेंज करके बनाते हैं. If you are all drawing, please draw with me. If you are a class 10 student and thinking something in your minds, any questions you have, you all can ask me right now. I am here. दिस इज द मस्कुलेचर ऑफ हार्ट, राइट. ये पिंक में जो मैं बना रही हूँ ना, ये बेसिकली मस्कुलेचर बना रही हूँ अभी साइड्स में, और बीच का तो पार्टीशन है. ये देखो ऐसा बनेगा अपना हार्ट का डायग्राम. आप लोग चाहें तो उसको पूरा कलर करें, नहीं चाहें तो ना करें, बट सिंस आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट फॉर ऑल ऑफ यू, आई नीड टू मेक इट परफेक्टली. Okay. So we are trying to, write over here. We are trying to actually draw the very thicker muscles inside the ventricles when compared to the atria. आपको मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि ventricles जो हैं बच्चों, इसका मस्क्यूलेचर कुछ ज़्यादा ही थिक है. एट्रिया का मस्क्यूलेचर इतना थिक नहीं होता है. क्यों पता है? क्योंकि एट्रिया को तो वेंट्रिकल तक ही ब्लड पंप करना है केवल, है ना. लेकिन वेंट्रिकल्स जो हैं इनको तो ब्लड पंप कहाँ तक करना है यार? इनको ब्लड पंप करना है या तो फिर हार्ट, या तो फिर लंग्स तक, या तो फिर पूरी बॉडी तक, राइट. और आप लोगों को ये भी दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो मैंने थोड़ा सा मस्क्यूलेचर बनाया है हमारे लेफ्ट साइड में, वो थोड़ा सा और थिक बनाया है. इसको अपन थोड़ा सा और थिक कर सकते हैं, पर रहने देते हैं, बिगड़ जाएगा पूरा डायग्राम. या चलो कर देते हैं. वेट है, इतना थिक मतलब ज़्यादा थिक होता है मस्क्यूलेचर.
लेफ्ट साइड का जो मसल्स है ना वो कंपैरेटिवली राइट साइड वाली वेंट्रिकल से ज़्यादा थिक होती है, ठीक है। सो दिस इज हाउ it will be appearing like somewhat we can say more thick. Okay. ठीक है, ये हुआ। अच्छा, अब आप क्या देखेंगे यहाँ पर मैं बना रही हूँ इसमें कुछ पर्पल कलर से स्ट्रक्चर्स, देखना ध्यान से। ये है यहाँ पर एक ट्राइकस्पिड नाम का एक वॉल्व, और यहाँ पर एक वॉल्व प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं डाइकस्पिड वॉल्व। देखो दो ही कस्प्स हैं इसके, क्योंकि है ना, एक है ट्राइकस्पिड वॉल्व और एक है डाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसमें मैं ब्लू कलर से वॉल्व्स बनाने जा रही हूँ। देखो यहाँ पर आपके पास में प्रेजेंट है एक सेमी लुनार वॉल्व, और यहाँ पर भी है एक सेमी लुनार वॉल्व। एक्चुअली में एक नहीं है, 3 सेमी लुनार वॉल्व है। सेमी लुनार का मतलब होता है हाफ मून शेप के 3 स्ट्रक्चर्स, 1, 2 और 3, ठीक है। तो 3 सेमी लुनार वॉल्व्स प्रेजेंट है यहाँ पर इन दोनों वेसल्स के ओपनिंग पर, ओके। अच्छा, इसके अलावा हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारे एट्रिया में भी मस्क्यूलेचर है। ऐसी बात नहीं कि मसल्स यहाँ पर नहीं होती है, मसल्स होती है, लेकिन इतनी थिक नहीं होती है जितनी कि वेंट्रिकल्स में देखने को मिलती है, ठीक है। सो मस्क्यूलेचर विल बी देयर बट कंपैरेटिवली लेसर थिक वी कैन से, ओके। सो हियर इज मस्क्यूलेचर of the atrium, and here is the musculature for the left atrium. ठीक है बच्चों, जो लोग क्लास 10th में है, if you want me to give you all notes also, I have seen many requests coming. What kind of notes you want? Do you want handwritten notes, or if I provide in the form of PDFs of slides also it will be working? Please try, please tell me that, ठीक है। अब आप देखो, ये हमारा हार्ट हो गया, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, हम तो जानते ही अच्छे से है ना। तो ये हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड हो गया, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन आपको पता है कि क्या होगी, पेराइटल लेयर, विसरल लेयर है ना, उसके बारे में बात हो रही है। अच्छा ठीक है, अब आप देखो इस डायग्राम में अपन क्या क्या चीज़ें बनाते हैं। हम थोड़े पतले ट्यूब्स बनाएंगे अब अपन पूरे। तो यहाँ पर जो आपका राइट एट्रियम है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पर एक वेसल आती है सुपीरियर वेना कैवा नाम की, एक वेसल आती है इंफीरियर वेना कैवा नाम की, ठीक है, इंफीरियर वेना कैवा नाम की, है ना। और एक वेसल आती है यहाँ पर एक कोरोनरी साइनस नाम की, जो हार्ट का इम्प्योर ब्लड लाती है। बच्चों ये जो तीनों वेसल्स हैं, ये तीनों के तीनों वेसल्स मतलब कि इंफीरियर वेना कैवा, ये एक मेजर वेन है, ठीक है। सुपीरियर वेना कैवा ये भी एक मेजर वेन है बच्चों, ठीक है। और कोरोनरी साइनस जो अपन ने छोटी सी ओपनिंग बनाई है ना यहाँ पर, ये वाली, दिस वन, ये तीनों के तीनों जो है ये मिलकर लाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट, ठीक है। हार्ट के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आने का काम कर रही है ये तीनों वेसल्स, ठीक है। सो ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड to right atrium from different parts of the body. Now ये right atrium से जो deoxygenated blood है ये जाएगा इस valve से होते हुए right ventricle में, ठीक है। right atrium से जो blood है deoxygenated ये जाएगा right ventricle में। अच्छा, right ventricle में आ गया है अब ये deoxygenated blood। अब ये राइट एट्रियम था हमारा, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, इसमें आ गया। अब कहाँ जाएगा ये? इट विल बी गोइंग इनटू द अपसाइड, वी कैन से इन द पल्मोनरी एओर्टा। और पल्मोनरी एओर्टा की 2 ब्रांचेस दिख रही है मुझे, एक ये और एक ये। बच्चों ये वाली जाएगी आपके राइट लंग तक और ये जाएगी लेफ्ट लंग तक, ठीक है। दोनों जगह पर जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ताकि वो ऑक्सीजन रिच होकर वापस लौट सके।
ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी पल्मोनरी एओर्टा। सो दिस वेसल इज पल्मोनरी एओर्टा। ठीक है, अच्छा अब आती है बात फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये लंग्स तक पहुंच गया है। अब ये ऑक्सीजनेट होके वापस आ रहा होगा, तो ऑक्सीजनेट होके वापस आ रहा है दोनों साइड से, मतलब कि राइट लंग से भी आ रहा है ऑक्सीजनेट होके और लेफ्ट लंग से भी आ रहा है ऑक्सीजनेट होके विथ द हेल्प ऑफ 4 वेसल्स। और ये चारों वेसल्स को हम लोग बोलते हैं वाया पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन्स से आ रहा है वापस। तो बच्चों हमारी बॉडी में जनरली तो आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन का। पल्मोनरी आर्टरी जो है आपकी, ये आप देखेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रही है लंग्स तक, और पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही है लेफ्ट एट्रियम के पास में। फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा ये कहां पर, सिस्टमिक एओर्टा नाम के एक एओर्टा में। ये सिस्टमिक एओर्टा जो है ये एक थोड़ा छोटा कर दिया डायग्राम को मैंने। सिस्टमिक एओर्टा जो है बच्चों, ये एओर्टा में से ब्रांचेस निकलेंगी ना, जो कि हार्ट तक और अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचेंगी। ठीक है, तो यहां से सिस्टमिक एओर्टा की बहुत सारी ब्रांचिंग अपने को देखने को मिल सकती है इस तरीके से। ठीक है, सो दिस इज सिस्टमिक एओर्टा। ओके, और इसके अलावा आती है फिर ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, दैट इज इट। ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम समझ में आ गया है होपफुली सभी को। अब अपन वॉल्व्स की बात करते हैं। यहाँ पर वॉल्व्स कौन कौन से हैं, तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला वॉल्व जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है। इस वॉल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, फिर आपको दिख रहा है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, इसको हम बोलते हैं डाइकस्पिड वॉल्व। और आपको दिख रहा है सिस्टमिक एओर्टा में भी वॉल्व दिख रहा है और पल्मोनरी एओर्टा में भी दिख रहा है। ये पल्मोनरी एओर्टा में वॉल्व है यहाँ पर और सिस्टमिक एओर्टा में भी वॉल्व है यहाँ पर। तो ये जो वॉल्व है इसको हम लोग बोलते हैं, दोनों का ही नाम सेम है, सेमी लूनार वॉल्व। तो ये हो गया एंड ये हो गया, ये दोनों को कलेक्टिवली बोला जाता है सेमी लूनार वॉल्व। ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम। I'm just trying to change the background and see how it looks like. White करके देखें तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। Okay, this is good. ठीक है, तो ये डायग्राम सबको समझ में आ गया। ये हार्ट का डायग्राम हो गया। ठीक है, तो अपन फ्लो चार्ट के माध्यम से सिंप्लीफाइड तरीके से एक बार इस पूरी बात को समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, फ्लो चार्ट लिखेंगे। ठीक है, सो हार्ट की पूरी मैकेनिज्म, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी, ठीक है, गोज टू वेन्स, और वेन्स कंबाइन टू फॉर्म वेना कैवा। और वेना कैवा क्या करती है, ये लार्ज वेन है ना, बहुत बड़ी वेन है, carries blood to right atrium। ठीक है, फिर blood goes to right ventricle। now ये भी डीऑक्सी चल रहा है, फिर it will be going to where, going to the lungs for ऑक्सीजनेशन। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स goes to लेफ्ट एट्रियम।
यहाँ से इट विल बी गोइंग टू लेफ्ट वेंट्रिकल, फ्रॉम हियर इट विल बी गोइंग टू द बॉडी, ठीक है, टिश्यूज, है ना। यहाँ पर 3 चीज़ें अपने को लिखनी है। इधर हमने लिखा वेन, वेना क्यावा, कैरीज ब्लड टू राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। इसके बाद में आएगा वाया पल्मोनरी आर्टरी जा रहा है ये, है ना, वाया पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। फिर इसके बाद में ऑक्सीजन ब्लड आ गया लंग्स से, जो कि आ रहा है लेफ्ट एट्रियम पे वाया पल्मोनरी वेन्स। इसके बाद में going to the left ventricle, then going to the body via systemic aorta, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अपन स्टार बना के एक छोटा सा पॉइंट और लिख देते हैं, किस किस के बीच में कौन सा वॉल्व प्रेजेंट है। जैसे राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट है, याद करूँ तो यहाँ लिख देते हैं बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल ट्राइकस्पिड वॉल्व इज प्रेजेंट, ठीक है। फिर अपन आते हैं इधर, सो बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इधर भी एक वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व इज प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा, पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है तो वाया पल्मोनरी एओर्टा लिखना था अपने को, यहाँ पे अपन ने गलत लिखा है, एओर्टा आएगा इधर, एओर्टा, ठीक है। यहाँ पर भी एक वॉल्व प्रेजेंट है, दिस इज गोइंग टू बी सेमी लूनार वॉल्व, और यहाँ पर भी एक वॉल्व प्रेजेंट है, यहाँ पर सिस्टमिक एओर्टा में। ये कौन सा वॉल्व है, फिर से सेमी ल्यूनार वॉल्व, ठीक है बच्चों। तो ये डायग्राम आप लोगों को समझा दिया मैंने, पाथवे समझा दिया ब्लड का कैसा है। एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लेना आप बस इसको, सिर्फ एक बार भी आपने अगर एनसीईआरटी से रीड कर लिया इतने पोर्शन को जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है राइट नाउ आज की क्लास में, तो आपको पूरा हार्ट का पोर्शन समझ में आ जाएगा। फिर हमारी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डबल सर्कुलेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ द डायग्राम लुक्स लाइक फॉर हार्ट। इफ यू वांट मी टू मेक अ वेरी सिंपलर वन और थोड़ा और इजी चाहिए तो अपन वैसे भी बना सकते हैं। इस डायग्राम में एक छोटी सी बात मैं बताना चाहती हूँ, फिर अपन इस क्लास को एंड करते हैं। यहाँ पर आप समझिए कि जब हमारे हार्ट है ना तो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड जाता है आपके पल्मोनरी और सिस्टमिक एओर्टाज में रिस्पेक्टिवली। तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड जाएगा हमारे पल्मोनरी एंड सिस्टमिक एओर्टा में। तो राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इनकी मसल्स बहुत स्ट्रांग है, तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो ब्लड है ये पॉसिबली बैक फ्लो होकर राइट एट्रियम या लेफ्ट एट्रियम में ना चला जाए। ये गड़बड़ नहीं चाहिए हमें चाहिए कि हमारा ब्लड जो है वो इसी वेसल्स में जाए, राइट। तो इसके लिए जो आपके ये जो वॉल्व्स हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स, इन वॉल्व्स को फाइब्रस स्ट्रक्चर्स की मदद से कनेक्ट किया जाता है वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स के ऊपर। तो ये जो आपको फाइब्रस स्ट्रक्चर्स बना के दे रही हूँ ना मैं, ये आपके एनसीईआरटी के डायग्राम में भी देखे थे मैंने। तो इन फाइब्रस स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं कॉर्डे टेंडिने। क्या बोलते हैं? कॉर्डे टेंडिने, ठीक है। कॉर्डे टेंडिने प्रिवेंट्स द बैक फ्लश ऑफ योर valves into the atrium when the ventricles are contracting with pressure. They will be preventing that back flush. पीछे झटके से नहीं चले जाए, उसको रोकने के लिए इनको अपन ऐसे होल्ड करके रखते हैं टाइटली इधर, ठीक है, वॉल्व्स को। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। आई फील कि सारे बच्चों को सब कुछ समझ में आ गया होगा मोस्ट प्रोबेबली। प्लीज आप लोग क्लास के एंड पर जब पूरा लेक्चर पढ़ लेते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करो कि समझ आ गया है कि नहीं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे हमारी ट्रांसपोर्टेशन के रिमेनिंग पोर्शन को लेकर। ओके, सो बाय दिस आई एम एंडिंग द क्लास हियर ओनली एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स। प्लीज डू कम इन द क्लासेस रेगुलरली।